हल्की हल्की नमी आंखों में उतरी तो उसने उसे आंखों के कटोरों में ही जज्ब कर लिया। आंखें सुर्खी में जलने लगी थीं। आंसू की शादी हो रही है? कब माँ? परवीन तेजी से बोली। शामदीन के मेले के बाद कत्ते की 10 तारीख पड़ी है। आंसू की शादी पे मैं नया सूट सिलवाऊंगी। अंदर की तलखी और गम को छुपाने के लिए परवीन बोली, मेरी दी जैसा सूट कहेगी मैं बनवा कर दूंगी। आंसू भी अपने घर वाली हो जाए। जन्नत बीबी किसी ख्याल में खोते हुए बोली, वो भी अपने माँ पियो को छोड़कर चली जाएगी। माँ मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तेरे पास ही रहूंगी। परवीन जन्नत बीबी के गले में बाहें डालते हुए बोली, तू क्यों मेरे पास रहेगी? जन्नत बीबी मुस्कुराते हुए तेवरी डाल कर बोली, मैं शादी ही नहीं करूंगी माँ। परवीन जैसे ख्यालों में बोली, नहीं सोनिए दिए, ऐसी बात नहीं करते। ये अपना घर थोड़ी होता है, अपने घर वाले का घर अपना होता है। मैं अपनी दी के लिए सोना दूल्हा ढूंढूंगी, बिल्कुल चंद की तरह। मकई के खेतों से परे आम के रुखों से ऊपर चमकते हुए चांद की तरफ जन्नत बीबी इशारा करते हुए बोली, माँ चंद की तरह का मिल सकता है, चंद तो नहीं मिल सकता ना। परवीन बेखुदी में बोली। जन्नत बीबी ने तड़प कर परवीन की तरफ देखा, पीनू तो किसी को चाहने तो नहीं लगी? हाँ माँ मैं चाहने लगी हूँ। किसको? जन्नत बीबी दुखी लहजे में बोली, बूढ़ी भैंस को। परवीन कह कहा मारते हुए बोली, वही बूढ़ी भैंस जिसको बेचने पर मैंने अब्बा से लड़ाई मोल ली थी। जन्नत बीबी ने सुख का सांस लिया। पुत्र किसी चीज की चाहत करना बुरी बात नहीं, मगर बंदा चाहत ऐसी करे जो उसकी दस्तरस में हो, उसकी पहुंच में हो। जमीन पर बैठकर चांद की चाहत करने वाले को लोग पागल दीवाना कहते हैं। जन्नत बीबी परवीन को समझाते हुए बोली, मैं जानती हूँ माँ। परवीन आंखें बंद करके वो बोली, शौके को देखा है तूने? जन्नत बीबी परवीन को पाँव में बिठाकर इसकी चुटिया दुरुस्त करते हुए बोली, हाँ क्या हुआ? कैसा है वो? ठीक है, इसको क्या हुआ? मगर तू इस तरह क्यों पूछ रही है? इसकी माँ ने रिश्ता मांगा है। जन्नत बीबी चुटिया को बल देते हुए बोली, किसका रिश्ता? परवीन बालों की एक महीन लट को सर पर जमाते हुए बोली, तेरा रिश्ता अपने बेटे शौके के लिए। बड़ा बांका सजीला लड़का है, पूरे भट्टे का अकेला वारिस है और सबसे बढ़कर अपने गाँव का है। आंसू परवीन की आंखों से कतार दर कतार बहने लगे। वो हिचकियों की सूरत में रोने लगी थी। माँ के कदमों से उठकर पलंग के पाए से जा लगी थी। जन्नत बीबी इसकी ऐसी हालत देखकर यकदम परेशान हो गई। तेजी से उठकर इसके पास पहुंची, इसका चेहरा अपनी तरफ करके बोली, परवीन क्या है, तू रो क्यों रही है? परवीन ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बेटी मेरी बात सुन, मैं तो ऐसे ही तेरे से बात कर रही थी। देखा इन लोगों ने रिश्ता ही पूछा है ना, हम लोगों ने कौन सी हाँ कर दी है। जिन घरों में जवान लड़कियां हो वहाँ रिश्ते तो तू क्यों परेशान होती है? तेरी मर्जी के बगैर हम कहीं रिश्ता नहीं करेंगे। चल मेरी पुत्री आंसू साफ कर, ऐसे बच्चों की तरह नहीं रोते। बीबी को अपने साथ लगाते हुए बोली, चल अब सो जा, मैं नीचे जाती हूँ। थोड़ी दिनों में तेरे भाई भी आने वाले हैं। जन्नत बीबी जब सीढ़ियाँ उतरकर नीचे परवीन कुंडी लगाने के लिए दरवाजे के पास आई। दूर जवार और बाजरे के खेतों के ऊपर पूरे दिनों का चांद थाल की मानद दिख रहा। खेतों खलियानों में हर सू चांदनी बिखरी हुई थी। मकई के खेतों के दरमियान से निकलती हुई पगडंडी चांद की रोशनी से साफ दिख रही थी। एक वट की दूसरी तरफ खाले में ट्यूबवेल का पानी झाग उड़ाता मकई के खेतों को सैराब कर रहा था। परवीन ने दरवाजा बंद कर दिया। इसे चांद के बारे में सोचने और इसे देखने का कोई हक नहीं था। सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते हुए गुजर गई। परवीन को नींद नहीं आई। सोना चाहती भी तो नींद नहीं आती। पहले नबील का गम ही क्या कम था, अब इसके रिश्ते भी आने लगे थे। क्या वो घर वालों के लिए बोझ हो गई थी? वो सोचने लगी, इसके लिए जिंदगी में एक मर्द ही बना था और इसका नाम था नबील। पता नहीं नबील इसके लिए था या नहीं। नबील नबील, खुदा के लिए वापस आ जाओ, खुदा के लिए। इसने सरगोशी की। कई आंसू आंखों से बहते हुए तकिए में जज्ब हो गए। वो बेड पर थोड़ा परे होकर लेट गई। बेड पे काफी जगह खाली हो गई। वो धीरे धीरे बेड पर हाथ फेरने लगी। ये जगह नबील के लिए थी, यहाँ कोई और कैसे लेट सकता था? यहाँ सिर्फ नबील लेट सकता था। नबील उठो उठो, देखो सुबह हो गई है। देखो मियाँ जी अजान दे रहे हैं, नमाज का वेला निकला जा रहा है। माँ दूध बुलो रही होगी या आटा पीस रही होगी। वो अजीब बेखुदी में बुड़बुड़ाई। वो सारी रात ही गम गनूदगी में रही थी। कोई जवाब नहीं आया तो परवीन उठ बैठी। बेतरतीब कपड़ों को दुरुस्त किया, गरेबान के बटन बंद किए, चुनरी को सख्ती से चेहरे के गिर्द लपेटा, सीने पे फैलाया और मट्टी से पोती सीढ़ियों से उतरकर हैंडपंप से वुजू करने लगी। खुले कच्चे सेन में जा बजा बरगद के पत्ते बिखरे हुए थे। परवीन बरगद के
नीचे बने हुए पत्थर के मुसल्ले पर ही नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद इसने बड़ी दुआ मांगी। दुआ से फरागत के बाद इसने झाड़ू उठाया और पूरे सहन में देने लगी। इसने झाड़ू की मदद से पूरे कच्चे सहन में जा बजा लाइनें खींच दी। हैंडपंप के खुरे को इसने अच्छी तरह साबुन लगाकर धोया। साथ वाड़े पर बैठी बूढ़ी भैंस परवीन को देखकर डकारने लगी थी। वो परवीन को पहचानती थी। ये वाहद भैंस थी जो परवीन ने जिद करके घर में रखवाई हुई थी। बाकी 5 भैंसें डेरे पर ही बंधी हुई थी। परवीन ने साथ ही बड़ी पटसन की बोरी से वंड निकाला। इसने साथ ही छोटे कट्टे को छोड़ दिया। वो सीधा भूरी के नथनों की तरफ लपका और फुदक फुदक कर दूध पीने लगा। परवीन बावर्ची खाने से दूध के बर्तन लेने चली गई। उठ गई बेटी, सुबह ही सुबह सारे सहन में झाड़ू भी दे दिया जैसे कोई मेहमान आने वाला हो आज। हाँ माँ, मेरा दिल कहता है आज कोई आएगा। परवीन दूध वाला डोल उठाते हुए बोली, मेहमान तो रब की रहमत होती है। हाँ माँ, रब की रहमत होते हैं। परवीन ने माँ का फिक्रा दोहराया और डोल लेकर बाहर निकल गई। परवीन वहां पहुंची तो कट्टा दीवानावार दूध पी रहा था। परवीन ने इसे धकेल कर परे किया मगर वो मुड़ मुड़ कर थनों की तरफ वापस आ रहा। कर बहुत पी लिया तूने, अब हमारे लिए भी रहने दे। परवीन इसे धकेलते हुए बोली मगर वो नासमझ होने का फायदा उठाते हुए फिर इस तरफ आने की भरपूर कोशिश। परवीन ने बड़ी मुश्किल के साथ इसे किले पर बांधा। इस काम से फारिग होने के बाद वो भूरी भैंस के पास आ बैठी। इसके थनों को डोल में लाए हुए पानी से अच्छी तरह धोए बाद डोल वाले पानी को खंगाल कर इसमें दूध की धारें डालनी शुरू कर दी। इसने सारे कामों से फारिग होकर आज आसू के घर जाना था। दूध का डोल भरकर जब परवीन बावर्ची खाने में आई तो जन्नत बीबी खाना तैयार कर चुकी थी। इसने खाना खा लिया और खेतों की तरफ चल पड़ी। हर तरफ चावलों की हर अवल थी। दूर टाली के बूटे पक्की सड़क का पता देते थे। इसके पैर बड़ी तेजी से कच्ची जमीन पर पड़ रहे थे जैसे इसे बहुत जल्दी थी। इसके चिकने चेहरे पे पसीने के कतरे फैलने लगे थे। यूं दिखता था जैसे हल्के गुलाब फूल पे शबनम के कतरे ठहने हों। सावन की चुभने वाली धूप हर सूख फैल चुकी थी। भट्टे की चिमनी से धुआं निकल रहा और फिजा को आलूदा कर रहा था। भट्टे से परे एक काईज़दा छप्पड़ था जिसमें भैंसें बड़ी खुशी खुशी नहा रही थीं और इनका रखवाला आधा घास आधा कच्ची जमीन पर सर के नीचे बाजू रखकर चुप लेटा था। वो अपने ख्यालों में मगन था। ये मखलूक इंसान भी अजीब शय है। एक वक्त एक लम्हे में सैकड़ों इंसान सोच रहे होते हैं मगर हर एक की सोच अलग, ख्वाहिशात अलग, फिक्र और परेशानी का अंदाज अलग। एक इंसान औलाद के हाथों दुखी है तो दूसरा औलाद ना होने के हाथों खून के आंसू रोता है। एक साइकिल ना मिलने पर परेशान है तो दूसरा नए मॉडल की गाड़ी ना होने की वजह से अफसरदा। किसी को माँ बाप के ना होने का गम है तो किसी को माँ बाप के होने। भट्टे के अंदर एक छप्पर के नीचे पंखा खट खट चल रहा था। एक मंजी पर शौका और इसका मुंह चढ़ा मुलाजिम गोगा बैठे। शौका गांव का बड़ा कड़ियल जवान था। सुर्ख और सफेद रंग, स्याह घनी नोकदार मूंछें, उभरे जबड़े और निकलता हुआ कद। नाक के एन ऊपर पेशानी पे 2 लकीरों के दरमियान अक्सर इसका मांस उभरा रहता था। गुस्से या सोच के आलम में ये मांस ज्यादा उभर आता था। लकीरें गहराई में कहीं चली जाती। इसके बरअक्स हर वक्त इसके साथ रहने वाला मुलाजिम गोगा गंदमी रगत और ठिगने कद का मालिक था। दोनों को एक साथ चलते देखकर ऊंट और भेड़ का गुमान होता। शौके का वालिद सराज अरसा हुआ फौत हो चुका था। शौके की माँ बचपन में ही से अकेला छोड़कर चली गई। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात थे। कोई कहता था वो दीवानी हो गई थी, किसी तरफ निकल गई थी और आज तक नहीं आई। किसी का ख्याल था कि वो दीवानगी के आलम में किसी कुएं में गिरकर ख़त्म हो गई। किसी की राय थी कि वो गांव छोड़कर शहर आबाद हो गई थी। कुछ लोग दबे दबे लफ्ज़ों में ये भी कहते थे कि इसका किसी के साथ चक्कर था, वो इसी के साथ भाग गई है। ये सब कयास थे। असल हकीकत हाल आज तक कोई भी न जान सका था। शौके की ज़िंदगी में माँ का बड़ा खला था। वो दिन रात इसी गम में घुलता था। इसकी माँ किधर चलेगी आज तक इसका पता क्यों नहीं चला। इसे अपनी माँ का चेहरा भी ठीक तरह याद न था। जिन बच्चों के साथ ऐसा सानहा होता है वो अधूरे होते हैं, शख्सियत के अधूरे। वो दिन रात माँ की शक्ल के खाके जहन में बनाता था और मिटाता था। ओए गोगे, ब्याह की कौन सी तारीख पड़ी है तेरी? कत्ते की 10 तारीख जी। तैयारी श्यारी है ना तेरी? हाँ जी बिल्कुल, सारा समयान तैयार है। ओए अकल के घोड़े, तेरी भी तैयारी है ना? कुछ देर तो वो शौके की बात पे गौर करता रहा, फिर खसियानी हंसी हंस कर बोला, छोटे साहब जी कोई ऐसी वैसी तैयारी मैं बस मुझे पता है तू अपने आप में बड़ी शायर। शौके ने खंगूरा मारकर गला साफ किया, फिर सिगरेट निकालकर होंठों में दबाते हुए बोला, वैसे शादी तो तेरी पसंद की है ना? लो होर सुनो जी,
आंसू के अब्बे की पैली के चक्कर लगा लगा कर तो मेरी जुत्ती घिस गई है और आप पूछते हो कि पसंद की है या नहीं। अच्छा उठ जा जरा। बंदों को धक्का लगाकर आ काम में सुस्ती दिखा रहे हैं। गुग्गा उठा और इसकी तरफ चल पड़ा जहाँ कई दर्जन मर्दो जन काम में मसरूफ थे। 5-6 बंदे चिकनी मिट्टी को पैरों से घो रहे थे। एक बंदा पानी लाकर मिट्टी में डाल रहा था। कुछ मजदूर घोई हुई मिट्टी से टप्पे भर भर कर लकड़ी के सांचे में डाल रहे थे। इससे आगे सांचे को उल्टा करके खाली करने वाले मजदूर थे। मजदूर जो ही सांचे को उल्टाते 8 कच्ची ईंटें सांचे से बाहर निकल आती। फिर इन कच्ची ईंटों को बड़ी एहतियात और कारीगरी से अंदाज से ऊपर नीचे जोड़ दिया जाता कि इनको हर तरफ से धूप और हवा लगती रहे। फिर सांचे के अंदर रेत डालकर इसे फिर से उल्टा दिया जाता। रेत इसलिए डाली जाती थी कि चिकनी मिट्टी सांचे के अंदर ही ना चिपक। तमाम मजदूर बड़ी तंदही से काम में मसरूफ थे। इनमें ज्यादातर स्याह जस्सों और सूखी चमड़ी वाले थे। बरसों की मुशक्कत ने इनकी कमरें झुक, वो जिंदगी को धक्का लगाते लगाते झुक गए थे। इनकी पेट अंदर की तरफ धंसे हुए थे। इनकी औरतों की हालत भी ऐसी ही थी। इनके नंग धड़ंग बच्चे भट्टे की चिमनी से परे एक ऊंची जगह जिसे ठैया कहा जाता है पर बैठे खेल रहे थे। इनके खिलौने वो ठीकरियां और पत्थर थे जो ठिये पर जा बजा फैले हुए थे। कोई किसी रंग का, कोई किसी रंग का, किसी की हैत किस तरह की और किसी की किस तरह की। अमीर बच्चों के खिलौने टूट जाएं तो बेकार, इनके लिए खिलौने कारआमद, इनके लिए टूटे हुए कारआमद। मिट्टी के बर्तनों की टूटी हुई ठीकरियां और ठैये की जमीन से निकलने वाले पत्थर ही इन मासूमों के लिए दुनिया की हसीन तरीन चीजें थीं। गोगे को अपनी तरफ आता देखकर तमाम मजदूरों के हाथ पहले से ज्यादा तेजी से अपने कामों में चलने लगे। ओए हड हरामो, एक दिन हुक्का पानी बंद किया ना तो सारी सुस्ती दूर हो जाए। ये सब रज खाने की मस्तियां हैं। तुम लोगों पर चर्बी चढ़ती जा रही है। तुम लोग भूखे रहो तो ज्यादा काम करते हो। रोटी रज के मिल जाए तो तुम्हें खरमस्तियां चढ़ जाती। ओए नमक हरामो, कोई बताए क्या तुम लोगों को दाना पानी अनाज नहीं मिलता? फिर क्यों अपनी माँ बहन एक करवाते हो? कान खोल के सुन लो, जिसे मैंने सुस्ती करते हुए पकड़ लिया इसका हश्र कर दूंगा। सब सर झुकाए तेजी से काम में जुट गए। मिट्टी गोने वाले तेजी से पैर चलाने लगे। ईंटें गोने वाले, सांचा भरने वाले, कच्ची ईंटें जोड़ने वाले, सब में एक ही दम से फुर्ती। गुग्गा चंद मिनट वहां चक्कर लगाता रहा, फिर शोके की तरफ हो लिया। छोटे साहब जी, सबके कान खोल कर आया हूं। हरामी आपस में बातें करने लग जाते हैं। नीचे भी ध्यान मार आना, ईंधन ठीक चल रहा है ना? शोका टांग पे टांग धरते हुए बोला। वो मैं पहले ही ध्यान मार आया था। गुग्गा शोके के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला। तुझे शादी के लिए कितनी छुट्टियां चाहिए? मेरा मतलब है यहाँ से कितने दिन गायब रहेगा? शोका कुछ सोचते हुए बोला। ओ जी, आप हमारे बड़े हो, कहेंगे तो शादी वाले दिन भी आपके कदमों में चला आऊंगा। ओए ओए नहीं, रहने दे, ऐसे डायलॉग ना मारा कर। आंसू के अब्बे के खेत के चक्कर लगाते लगाते तेरी जुत्ती घुस गई है। अब मैं ऐसा भी जालिम नहीं हूँ कि तुझे 5-7 छुट्टियां भी ना दूं। शुक्रिया साहब जी, ये बंदा तो आपका गुलाम है। मेरी गुलामी छोड़, अब अपनी औरत की गुलामी करने की तैयारी कर। हाँ साहब जी, जब शादी अपनी पसंद की हो तो फिर गुलामी भी करनी पड़ती है। और रहने दे। ओए शोका सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ते हुए बोला। औरत औरत ही होती है, तू इसे देवता ना बना। ओ जी, मैं देवता कब बना रहा हूँ? मैं तो पसंद की बात कर रहा था। और फिर बीच में ये गुलामी कहाँ से आ गई? वो आपने कहा था ना कि अब औरत की गुलामी की तैयारी कर। वो तो तेरा इम्तिहान लिया था खोते के खुर, और मैं इम्तिहान में फेल हो गया। हाँ, बहुत बुरी तरह फेल हो गया है। तू अब कान खोल के सुन, पहले दिन से ही इस पर अपना दबका रखना जैसे इन मजदूरों पर रखता है। पर वो मेरी बीवी है जी, और ये कम्मी मजदूर। ओए, औरत भी एक तरह की कम्मी होती है। अब देख, वो तेरा कपड़ा लत्ता धोएगी, हांडी पकाएगी, तेरी टांगे दबाएगी, तेरे बच्चे जमेगी, इनकी रखवाली, इनकी देखभाल करेगी। और औरत का क्या काम होता है? बात तो आपकी ठीक है छोटे साहब जी, पर वो कुछ कहते कहते रुक गया। इसे मालूम था शौके की बात की नफी करूंगा तो वो बिगड़ जाएगा। साहब जी छोड़ो इन बातों को, ये बताओ आप कब शादी करवाओगे? ओए, अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। कोई कुड़ी शुड़ी भी ताड़ी हुई है? मेरा मतलब है बीवी बनाने के लिए। शौके ने गुग्गे की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर से बोला। छोटे साहब जी, गांव में एक ही कुड़ी है जो आपके साथ जचेगी। किस कुड़ी की बात कर रहा है? तो साहब जी, आपको नहीं पता, एक ही तो है, सारों से वक्री, चाहे दीन मोहम्मद की। तू पीनू की बात कर रहा है? हाँ जी, पीनू 12 जमातें पढ़ी है पूरे गांव, बल्कि आसपास के गांव में इस जैसी कोई नहीं है। क्या है इसमें जो इस जैसी कोई नहीं है? गेंदे का फूल है जी। गुग्गा ऐसे तारीफें कर रहा था जैसे शौके ने इसे देखा ना हो। शौका अनजान बनते हुए बोला। तबीयत की कैसी है? ना पूछो जी, रब हर किसी को ऐसी बहन ऐसी बेटी दे। सौ रब दी, टाली की ठंडी हवा है। तेरा ख्याल है कि मेरा रिश्ता वहाँ होना चाहिए? ऐसा हो गया तो आपकी जिंदगी
ज़िंदगी सुधर जाएगी। जी तेरा मतलब है कि मेरी ज़िंदगी सुधरी हुई नहीं है? ना ना जी ना, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि और सुधर जाएगी। इसके दो भाई भी तो हैं, वो आजकल किधर होते हैं? लाहौर शहर में होते हैं जी। वहाँ बड़े बाऊशाऊ बन गए हैं। शौका बातों का चस्का ले रहा था, सारी बातें इसे पहले से ही मालूम थी और वो किसी बंदे को बीच में डालकर रिश्ते की बात चाचे हयात तक पहुँचा चुका था और अभी जवाब का मुंतजर था। गोगे सुना है आंसू पीनों की बड़ी पक्की सहेली? हाँ जी, एक जिंद जान है, इकट्ठी खेलती, इकट्ठी बातें करती, इकट्ठी रस्से टपती हैं जी। तूने रस्सा टपते देखा है इनको? शौका दिलचस्पी से बोला। हाँ जी, क्या बात है, ऐसे लगता है अपना दिल भी साथ साथ उछल रहा है। तेरा दिल भी उछलता है? हाँ जी, इंसान हूँ, कभी कभी तो बहुत ही उछलता है, इसलिए शादी करवा रहा है ना, उछलना बंद कर देगा। हो सकता है साहब जी पहले से ज्यादा ही उछलने लगे। हाँ तेरा तो ज्यादा ही उछलेगा, बहुत बड़ा खबीज जो हुआ। तो शौका कहका मारते हुए बोला। गुग्गा भी अपनी बारीक आवाज में कह कहे मारने लगा। गांव से जनूब की तरफ चाचा हयात के डेरे से परे बशीर कुमार की आवी थी। वो छप्पर के नीचे बैठा गढ़ों, जजरों और जाटियों के ऊपर बकाइन की बारीक लचकदार टहनी के साथ नक्शो नगार बना रहा था। सावन की तेज धूप छप्पर से बाहर हर तरफ फैली हुई। इसके हाथ बड़ी महारत और चाबुकदस्ती से चल रहे थे। इसके सामने मिट्टी की दो छोटी छोटी कोलियां पड़ी हुई थी, एक में काला रंग था, एक में सब्ज। वो एक बूटा काले रंग का बना था तो दूसरा सब्ज रंग का। काले और सब्ज रंग में बड़ा खूबसूरत इम्तजाज था। बशीर कुमार के छप्पर से जरा हटकर माजे लोहार की हट्टी, वहां से लोहा कूटने की आवाज आ रही थी। दूर से कुएं की कूकू सुनाई दे रही थी। लोहा कूटने की धमधम और कुएं की कूकू आपस में मिक्स हो गई थी। ये मिक्स अप तकरीबन रोजाना होता था। इस दौरान बशीर थोड़ा सुस्ताने के लिए छप्पर के बांस के साथ टेक लगा लेता था, साफा उतार कर झोली में रख लेता था और अपनी बेटी खदीजा को आवाज देता था, खदीजा पुत्र मुझे पानी पिला दे। और फिर घर के अंदर खदीजा भागी हुई पानी लेकर आती थी। ले अब्बा पी ले। खदीजा इसके पास बैठते हुए बोलती थी, पुत्र तुझे कहा था पीनों के घर चली जाया कर, इससे सबक ले लिया कर। कुरान मजीद तो तूने सोने रब के हुक्म से ख़त्म कर ही लिया है। अब्बा माने को कह दे मुझे छोड़ आया करे। वो अपने भांजे का नाम लेते हुए बोली, अच्छा मैं इसे कह दूंगा। बशीर कुमार चंद लम्हे खामोश रहा, फिर साफे को सर पे बांधते हुए बोला, रब तेरे लेख चंगे करे, कुड़िए इतनी खिदमत करती है मेरी, रब कभी तुझे दुख न दे। सलाम चाचा। वो परवीन थी जो अपनी चुनरी दुरुस्त करते हुए छप्पर के अंदर दाखिल हुई। वाह वाह, आज ये चंद मेरे घर कैसे निकल आया? बशीर कुमार अपनी जगह से उठकर इसके सर पे प्यार देते हुए बोला, हाँ पुत्र अब का सुना, 2 दिन हुए हैं इससे मुलाकात नहीं हुई, शाम को डेरे में भी नहीं आया। दीन मोहम्मद तबीयत तो ठीक है ना इसकी? हाँ चाचा अब्बा बिल्कुल ठीक है। आज अब्बा कह भी रहा था वो 2 दिन मसरूफियत कुछ ज्यादा थी, दायरे में भी नहीं जा सका। यूं लगता है अपने यारों को देखे हुए कई वरे बीत गए हैं। तो माँ कहने लगी 2 दिन हुए अब दायरे नहीं गए तो आपको कई वरों की तरह लग रहा है। अगर 1 हफ्ता ना जाए तो शायद मंजी से ही ना उठ सकें। 100 रब दियां रखा साडे यार नू, वो हमारा जिगर जानी है, हमारे जिस्म का टुकड़ा है वो। हमको भी यूं लगता है जैसे 100 वरे बीत गए हैं। दीन मोहम्मद को देखे हुए, अच्छा चाचा वो खदीजा किधर है? परवीन उंगली दांतों के नीचे दबाती झिझकती हुई बोली, तू इतना झिझक क्यों रही है? तेरा अपना घर है, जा अंदर चली जा। वो अंदर ही है चाचा, असल में मैं इसे लेने आई। तो ले जा। इतना आहिस्ता आहिस्ता आराम से क्यों बोल रही है? तुझे किस बात का डर है? नहीं वो चाचा आंसू के घर जाना था। सोनी दिए तो इसे लेने आई है ना, इसे जिधर मर्जी ले जा मगर अपने नाल रखी इसे। तुझे पता है मैं खदीजा को और किसी के साथ नहीं जाने देता। पर तेरी बात और है, तू नेक प्यो की नेक दी है। थोड़ी ही देर बाद खदीजा और परवीन हाथों में हाथ डाले आंसू के घर की तरफ चली जा रही थी। खदीजा बोली, परवीन आंसू की तो समझ शादी हो गई, वो अपने घर वाली हो गई, तू कल्ली रह जाएगी। तू कब शादी करवा रही है? धक से किसी ने परवीन के दिल पे घोंसा मारा। शादी घर वालों को पता होगा, परवीन ने टालने के लिए कहा। घर में तू भी तो रहती है ना, तेरी मर्जी भी तो पूछी जाएगी ना। मैं अम्मी अब्बा की मर्जी से शादी करूंगी, अगर लड़का तेरी पसंद का ना हुआ तब भी शादी कर लूंगी। हाँ अगर अम्मी अब्बा इस रिश्ते पर खुश हुए तो कर लूंगी। वैसे तुम्हारे लिए कोई शहजादा ही होना चाहिए जो तुमसे ब्याह करे, वो तुम्हें अपने सामने बिठाकर हर वक्त तुम्हें देखता ही रहे, देखता ही रहे। अच्छा अच्छा बस रहने दे, आंसू का घर आ गया है, ऐसी बातें वहां ना छेड़ देना। तुझे पता है वहाँ लड़कियां ज्यादा होंगी, वो छेड़ने से बाज नहीं आएंगी तो फिर मैं वहां से उठकर घर
वापस चली जाऊंगी। तू शादी ब्याह के नाम से इतना क्यों शर्माती है? लगता है तेरे बंदे को बड़ी मुश्किल पड़ेगी। अच्छा अब चुप भी कर जा, मेरी जान ही खाई जाएगी। जान तो वो खाएगा जो तुझसे शादी करेगा। वो परवीन की वक्खी में चुटकी लेते हुए बोली। परवीन ने इसका हाथ झटका और दोनों आंसू के घर दाखिल हो गई। लो देखो पीनू और खतीजा भी आ गई, पर आंसू अभी तक कपड़े पहनकर अंदर से नहीं निकली। कमरे में बैठी हुई लड़कियों में से एक बोली, लगता है गुगे की याद में खो गई होगी बेचारी। एक और लड़की ने लुकमा दिया, चलो उठो फिर अपने अपने घर चले। वो अब अंदर से ना निकली। तीसरी लड़की बोली तो सब खिलखिलाकर हंसती। आंसू आजा बाहर देख, गुगा तुझे मिलने के लिए आया। खतीजा बोली तो फिर सारी लड़कियां खी खी करने लगी। तुम्हारा बेड़ा तर जाए, कोई काम भी ढंग से नहीं करने देती। आंसू सीने पे फंसी हुई कमीज को नीचे करती हुई कनक वाले स्टोर से बाहर आ गई। ओहो अब तो कमीज भी तंग हो गई है। लगता है सलमा दर्जन को घर पर ही बुलवाना पड़ेगा। पहले वाली लड़की बोली तो आंसू इस पर फट पड़ी। तू बड़ी थानेदार बनती है। जब तेरी शादी करीब होगी ना तो देखूंगी तू दर्जन को घर बुलाती है या खुद दर्जन के पास चल कर जाती है। आसिया की बात पर सब फिर से हंसने लगी। ओए परवीन तू कब आई? आसिया परवीन को देखते हुए इसकी तरफ लपकी। मैं अभी आई हूँ, तूने खुद ही तो कहा था खदीजा को लेकर आना। मैं खदीजा को इसके घर से लेने चली गई थी। अच्छा ढोलकी किधर है? इधर लाओ मैं बजाऊंगी। खदीजा ढोलकी को अपनी तरफ करते हुए बोली। काला डोरिया कुंडे न लड़िया ओए, छोटा तोरिया बेबी न लड़िया ओए। लड़कियां ढोलकी की थाप पर एक शेर पढ़ती हैं और खी खी करने लगती। खदीजा ढोलकी पीट रही थी और बाकी सब लड़कियां गा रही थीं और तालियां बजा रही थीं। इनमें आसिया भी शामिल थी और दूसरा तीसरा और फिर चौथा गीत शुरू हुआ। इन सब में साजन का जिक्र था। इससे मिलने की आस और तड़प थी। इसकी राह तकती मुंतजर आंखें थीं, बेकरार रातों की चुभन। इसके अपनों से दूर होने के किस्से थे। इसके बगैर कई रातों की करवटों का जिक्र था। परवीन तालियां पीट रही थी मगर गाना इसने बंद कर दिया था। इसका जहन प्रवास करता हुआ 7 समंदर पार जा पहुंचा था। पार जहां इसका साजन इसका नबील रहता था। तालियों के पीछे इसका चेहरा गम की तस्वीर बना हुआ था। परवीन का चेहरा, इसके चेहरे पर बरसों की नाआसूदगी सिमट आई थी। रोशनदान से बाहर आसमान नजर आ रहा था, नीला आसमान जिस पर हल्के हल्के स्लेटी बादल छाए हुए थे। जहां नबील रहता था वहां भी ऐसा आसमान होगा। वो सोचने लगी, वहां भी बादल छाए होंगे, बरखा बरसती होगी, वहां भी यही सूरज अपनी किरणें बखेरता होगा। ये सब कुछ एक ही था। फिर दरमियान में ये लामतनाहिद दूरियां क्यों थीं? ये बेनाम फासले क्यों थे? परवीन की आंखों में आंसुओं की लहर सी आकर गुजर गई। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल, असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी ए, असा मुड़ नहीं आना। ओए पीनो रो पड़ी, पीनो रो पड़ी। तालियां बजाते हुए एक लड़की ने हाथ रोके और बोले। बाकी सब भी पीनो की तरफ देखने लगी। अब तो आंसू के बाद पीनो की ही बारी है। दूसरी लड़की बोली, इधर आंसू का ब्याह हुआ, इधर परवीन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। खदीजा बोली, दूल्हा देखो किधर से आता है, लगता है तहसील सियालकोट से आएगा। एक और बोली, मुझे पता है पीनो की शादी किधर होने वाली है। एक लड़की हाथ खड़ा करते हुए बोली तो दूसरी सारी इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। बता ना किधर होने वाली है? आसिया इसका बाजू खींचते हुए बोली, शौके के साथ चाचे दिलावर हुसैन का जो एक ही मुंडा है। सबकी एक साथ हाय बुलंद हुई।